मई 2025 के महीने में पाकिस्तान और भारत आधुनिक युद्ध के इतिहास के सबसे अधिक उन्नत और हाईटेक संघर्षों में से एक में पूरी तरह से उलझ गए। संपूर्ण विश्व ने पाकिस्तान के साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व की बहुआयामी रणनीतियों के माध्यम से उसके अद्वितीय सैन्य प्रभुत्व को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, परंतु बहुत ही कम लोग उस गहरी चाल, कठोर अनुशासन और अदम्य प्रतिरोध की उस अद्भुत महारत से परिचित थे जिसने भारतीय सेना को घुटनों पर आने के लिए विवश कर दिया था। आइए अब हम मरकाए हक की उस गौरवशाली यात्रा पर चलते हैं, वह भीषण युद्ध जो पूरे 28 घंटों तक निरंतर चलता रहा। 0 आवर में अब बस 14 दिन बचे हैं। 22 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने पहलगाम में अपने ही निर्दोष नागरिकों पर सुनियोजित फॉल्स फ्लैग हमला किया और दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंकवाद का दोषी ठहराया। बिना किसी सबूत के तुरंत बाद एक त्वरित मीडिया आक्रामक अभियान शुरू हो गया जिससे सब कुछ संदिग्ध हो गया। भारतीयों के बुरे इरादों को भांपते हुए पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने अपने मल्टी डोमेन सर्विलांस ग्रिड को सक्रिय कर दिया। भारतीय सेना ने अपने लड़ाकू विमानों और सैनिकों को अग्रिम ठिकानों पर तैनात करने के लिए 500 से अधिक एयर मोबिलिटी सॉर्टी के साथ साथ व्यापक टोही मिशन शुरू कर दिए थे। इन सभी गतिविधियों पर एक पूरी तरह से एकीकृत AI सहायता प्राप्त खुफिया नेटवर्क के माध्यम से बारीकी से नजर रखी जा रही थी, जो साइबर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर डेटा का उपयोग करके भारतीय सेना की सटीक स्थिति निर्धारित कर रहा था। सूचना युद्ध अभियानों के बढ़ाते महत्व के अनुरूप पाकिस्तान ने भारतीय सेना के ऊर्जा ढांचे को गुमराह करने और बाधित करने के लिए जानबूझकर एक सुनियोजित पैंतरेबाजी को अंजाम दिया। 0 आवर में 7 दिन बाकी थे। 29 अप्रैल को दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने एक दूसरे की तैयारी को परखा। अंबाला से दुश्मन के राफेल विमानों ने उड़ान भरी और नियंत्रण रेखा की ओर रुख किया। पाकिस्तान ने मिशन के बीच में ही एक जबरदस्त नॉन काइनेटिक हमले के साथ उनका मुकाबला किया, जिसमें मल्टी डोमेन साइबर, स्पेस और EW ऑपरेशंस शामिल थे। उनके महत्वपूर्ण सिस्टम ठप पड़ गए और राफेल फॉर्मेशन को श्रीनगर में उतरने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीयों को इस बात की सख्त चेतावनी मिली थी कि उनका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तानी सशस्त्र बल सतर्क, आक्रामक और बचाव के लिए तैयार थे। 7 मई 2025 की आधी रात के करीब 0 आवर का समय नजदीक आ रहा था। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए भारतीय स्ट्राइक पैकेज के कई दस्तों का पता चला, जिनमें सहायक विमानों के साथ 70 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल थे। कुछ ही मिनटों के भीतर पाकिस्तान वायुसेना ने 40 से अधिक उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमानों के साथ अपनी वायु रक्षा को मजबूत करके भारतीय इरादों का मुकाबला किया। अपनी अनैतिकता की विरासत को बरकरार रखते हुए भारतीय वायुसेना ने दिल्ली के बजाय 1 दर्जन से अधिक नागरिक विमानों का रुख कश्मीर की ओर मोड़ दिया, ताकि विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों को जबरन मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। रात के 12:30 बजे पाकिस्तान मानक समय 0 घंटा भारतीय जेट और जमीनी हथियार प्रणालियों ने सुरक्षित दूरी से नागरिक ठिकानों पर अपने विस्फोटक गिराए, जिससे उनके हिंदुत्व प्रेरित वर्चस्ववादी मंसूबे उजागर हो गए। 88 घंटे का युद्ध अभी शुरू हुआ है। भारतीय कार्रवाइयों ने पाकिस्तान के साहसी सैन्य नेतृत्व को एंगेजमेंट के नियमों को बदलने के लिए मजबूर किया, जिसके तहत उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों को वेपन्स फ्री कर दिया और आक्रामक दंडात्मक कार्रवाइयों का रुख किया। पाकिस्तान ने अपनी समग्र मल्टी डोमेन किल चेन का उपयोग करते हुए भारतीय लड़ाकू विमानों पर कहर बरपाया और कुछ ही मिनटों में 8 भारतीय विमानों को मार गिराया। समन्वित स्पेक्ट्रम प्रभुत्व वाले अभियानों ने दुश्मन की स्थितिजन्य जागरूकता को पंगु बना दिया। जाम किए गए C2 लिंक, खराब रडार पिक्चर और दुश्मन के ध्वस्त ऊडा लूप ने पूरे युद्ध क्षेत्र में इस हाई टेम्पो किल चेन को संभव बनाया। पाकिस्तान वायुसेना के एक ही J-10C स्क्वाड्रन ने सभी 7 फाइटर किल्स हासिल किए, जो एक नया और अनूठा रिकॉर्ड है, जबकि एक एयर डिफेंस सिस्टम ने UAV को मार गिराया। अग्रिम पंक्ति के राफेल जेट पाकिस्तानी वायुसेना के मुख्य निशाने पर थे। पहला बठिंडा के ऊपर मार गिराया गया, दूसरा पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण में, तीसरा उधमपुर के उत्तर में गिरा, जबकि चौथा होशियारपुर के पास क्षतिग्रस्त हुआ और बाद में अंबाला में क्रैश लैंड हुआ। एक मिराज 2000 को पंपोर के ऊपर मार गिराया गया। एक मिग 29 रामबन के ऊपर आग की लपटों में घिर गया। सुखोई 30 के बेचारे पायलटों को अखनूर के ऊपर इजेक्ट करना पड़ेरीढ़ा और हमले के दृश्य रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हेरॉन ड्रोन पुंछ सेक्टर में मार गिराया गया। भारतीय वायुसेना ने युद्ध के पहले घंटे के भीतर ही 8 विमान खो दिए।
मुरीद के और बहावलपुर में नागरिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश में उन्होंने आधुनिक युद्ध के इतिहास में अब तक का सबसे खराब क्षति अनुपात दर्ज किया। इसी के साथ भारतीय सेना ने भी तोपखाने और ड्रोन का उपयोग करके उत्तर में कई नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना के एंटी-यूएस यूएएस सिस्टम ने भारतीय कैमिकेज ड्रोनों को बेअसर कर दिया। वहीं तत्काल जवाबी गोलाबारी ने उन भारतीय तोपखाने के ठिकानों को नष्ट कर दिया जिन्होंने पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। नियंत्रण रेखा पर हर तरफ भारी गोलीबारी शुरू हो गई और अपने नेतृत्व के साहसी आदेशों के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के लिए नर्क के द्वार खोल दिए। 7 मई का दिन नियंत्रण रेखा पर भीषण संघर्ष का गवाह बना, क्योंकि जंग आजमा पाकिस्तानी सेना ने पूर्ण वर्चस्व सुनिश्चित किया। इस बीच भारतीय मलबे को छिपाने और दुर्घटना स्थलों को सील करने में व्यस्त थे। उदास चेहरों के साथ की गई एक बेमन सैन्य प्रेस वार्ता में शर्मनाक क्षति का कोई जिक्र किए बिना सफलता का दावा किया गया। भारत ने शत्रुता समाप्त करने पर जोर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि न्याय होकर रहेगा। हमारे मासूम बच्चों के खून का बदला लिया जाएगा। 7 और 8 मई की दरमियानी रात को भारतीय पक्ष की ओर से तनाव में भारी वृद्धि देखी गई। इजरायली मूल के कई हार्पी और हेरोप एंटी रेडिएशन ड्रोन ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की। एक अत्यंत अभिनव एंटी ड्रोन युद्ध का संचालन करते हुए पाकिस्तान का मल्टी डोमेन एयर डिफेंस शील्ड सक्रिय हो गया। स्मार्ट सेंसर प्रबंधन और हाइब्रिड एंटी-यूएस यूएएस ऑपरेशंस के माध्यम से भारतीय ड्रोनों को बेअसर कर दिया गया। उसी रात पाकिस्तान द्वारा भेजे गए भ्रामक लक्ष्यों के कारण भारतीय S-400 प्रणाली ने उन काल्पनिक निशानों पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी स्थिति दुश्मन के सामने उजागर हो गई। पाकिस्तान की इस चालाकी से भारतीय सेना की मुश्किलें बियाराज गईं, क्योंकि हमारे ड्रोन उन डमी लक्ष्यों के पीछे भटक कर अपनी दिशा से दूर हो गए। दुनिया ने भारतीय ड्रोन ऑपरेशन की भारी विफलता देखी, क्योंकि वे अपने लक्षित सैन्य ठिकानों तक पहुंचने के बजाय नागरिक इलाकों में गिरने लगे। 80 से अधिक ड्रोनों को हार्ड और सॉफ्ट किल्स के जरिए बेअसर कर दिया गया। नियंत्रण रेखा पर ड्रोनों, उन्नत सटीक तोपखाने और एंटी टैंक मिसाइलों का उपयोग करके भारतीय सेना की चौकियों पर दंडात्मक गोलाबारी जारी रही। 8 और 9 मई की पूरी रात भारतीय ड्रोन के हमले लगातार जारी रहे और उसके अगले दिन भी छिटपुट घुसपैठ की घटनाएं होती रहीं। 9 मई तक भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत अरब सागर में पाकिस्तानी तट से 400 समुद्री मील दूर तैनात हो गया था। भारतीय नौसेना को इस बात का एहसास नहीं था कि उसका विमान वाहक पोत विक्रांत लगातार पाकिस्तानी नौसेना के निशाने पर था, और जैसे ही हरी झंडी मिलती वह पाकिस्तान वायुसेना के साथ मिलकर विमान वाहक पोत को नष्ट करने वाले एक समन्वित अभियान के लिए पूरी तरह तैयार था। भारत ने राजनयिक माध्यमों के जरिए शत्रुता समाप्त करने के लिए लगातार जोर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जवाबी कार्रवाई उनकी पसंद के समय और स्थान पर ही होगी। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के डर से भारत ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर मिसाइल हमले करके एक हताशापूर्ण और गलत कदम उठाया। इनमें से अधिकांश मिसाइलों को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक प्रणालियों के माध्यम से रोक लिया गया, जबकि केवल कुछ ही मिसाइलें पाकिस्तानी हवाई अड्डों से टकराईं, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ और न ही उनके संचालन में किसी प्रकार की बाधा आई। भारतीयों को लगा कि उनकी तुच्छ उकसावे की चालें पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई से रोक देंगी। ये समय भारतीय सैन्य योजनाकारों की अहंकारी सोच को होश में लाने और उन्हें युद्ध करना सिखाने का था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन हनियान-ए-मरसूस शुरू किया, जो एक बहुत ही आधुनिक और सुसज्जित दुश्मन के खिलाफ दुनिया के सबसे परिष्कृत मल्टी डोमेन आक्रामक अभियानों में से एक था। रणनीतिक कार्रवाई तब शुरू हुई जब पाकिस्तान ने भोर से पहले कई भारतीय ठिकानों की ओर कैमिकेज ड्रोन्स की भारी बौछार कर दी। घबराए हुए भारतीय सीधे जाल में फंस गए और इन बेहद किफायती ड्रोन्स को महंगे इंटरसेप्टर्स से मार गिराने लगे, जिससे उनके गोला बारूद का भंडार कम हो गया और उनके ठिकाने उजागर हो गए। कई ड्रोन भारतीय रक्षा कवच को भेद कर अंदर घुस आए, जिन्होंने कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ अफरा तफरी और दहशत भी फैला दी। 5:00 बजे फज्र के समय पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने भारतीय सैन्य ठिकानों के खिलाफ एक बहुत ही समन्वित सैन्य आक्रमण शुरू किया। साइबर योद्धाओं, EW प्लेटफॉर्म और काउंटर स्पेस सिस्टम ने भारतीय निगरानी प्रणालियों को अंधा कर दिया, जिससे पाकिस्तानी मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों का रास्ता साफ हो गया।
फतेह गाइडेड रॉकेट सिस्टम ने भारतीय वायुसेना के अड्डों और भारतीय सेना की उत्तरी कमान के भीतर महत्वपूर्ण प्रणालियों को निशाना बनाया। साथ ही पाकिस्तान वायुसेना ने आदमपुर में भारत के सबसे बेशकीमती S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के फायर कंट्रोल और सर्विलांस रडार को नष्ट करके इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हवाई हमला किया। पीएफ के दलों ने बरनाला स्थित IACCS नोड को भी निशाना बनाया, जिससे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली का पूरा पश्चिमी हिस्सा बिखर गया। JF-17 थंडर और किलर ड्रोन ने निर्विवाद हवाई श्रेष्ठता के प्रतिमान के तहत कई भारतीय एयरबेस और रक्षा प्रणालियों पर हमला किया। वहीं F सीरीज मिसाइलों की लहरों ने अपने लक्ष्यों को सटीकता के साथ तबाह कर दिया। उत्तर से दक्षिण तक 34 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने SH-15 लंबी दूरी की आर्टिलरी प्रणाली के नेतृत्व में भारी गोलाबारी करके और कड़ी कार्रवाई की, जिसने भारतीय सेना के लॉजिस्टिक्स और कमांड सेंटरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रही सही कसर भारतीय सैन्य और आर्थिक सैन्य ठिकानों पर हुए एक व्यापक साइबर हमले ने पूरी कर दी, जिसने महत्वपूर्ण अभियानों में बाधा डाली और अरबों का नुकसान पहुंचाया। कुछ ही घंटों के भीतर हुई इस भारी जवाबी कार्रवाई ने भारतीय नेतृत्व को सदमे में डाल दिया और उन्हें युद्ध विराम की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी सैन्य प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा से पहले अपनी साख बचाने के लिए अंतिम समय में मिसाइल हमलों का सहारा लिया। जहां भारतीय वायुसेना का अधिकांश हिस्सा जमीन पर ही रहा, वहीं केवल कुछ राफेल जेट और जमीन आधारित मिसाइल बैटरी ने ही ये हमले किए। पाकिस्तान के वायु रक्षा कवच ने कई हार्ड इंटरसेप्शन और सॉफ्ट किल्स के जरिए इस हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। भारतीय हमला पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की परिचालन स्थिति को खरोंच तक नहीं पहुंचा सका। वे जवाबी हमलों की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार थे, जिसमें भारत का गौरव INS विक्रांत को डुबोना शामिल था। जैसे ही तोपें फिर से लोड की जा रही थीं, एयर क्रू अपने हथियारों में नए लक्ष्य डाल रहे थे और पनडुब्बियां शिकार की तलाश में गश्त लगा रही थीं। विश्व शक्तियों ने पाकिस्तान से अपने दंडात्मक हमलों को रोकने और युद्ध विराम के लिए भारत की दया स्वीकार करने का अनुरोध किया। युद्ध क्षेत्र में प्रभुत्व और पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के बावजूद पाकिस्तान ने शांति बनाए रखने का विकल्प चुना और 10 मई 2025 को 16:30 बजे से प्रभावी भारत के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे 28 ही घंटे का युद्ध समाप्त हो गया। पाकिस्तान की जीत को केवल मार्क क्षमता से ही नहीं, बल्कि सटीकता, समन्वय और उद्देश्य की स्पष्टता से परिभाषित किया गया। पाकिस्तान की मल्टी डोमेन युद्ध कला में महारत, जिसमें हवा, जमीन, समुद्र और अदृश्य स्पेक्ट्रम का सहज एकीकरण शामिल है, ने साहसी नेतृत्व और अनुशासित निष्पादन से बनी रणनीति का प्रदर्शन किया है। यदि फिर से परखा गया तो संदेश अडिग है। यह संकल्प और अधिक तीक्ष्ण, दूरगामी और कहीं अधिक बल के साथ वापस आएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।